यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। बीपीएससी यानी कि बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से 27 जून 2023 को ऑफिशियल नोटिफिकेशन 69वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा का या फिर बीपीएससी 69th का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इस नोटिफिकेशन में क्या नोटवर्दी बातें हैं, कितनी पोस्ट हैं, कब से फॉर्म भरे जाएंगे, किन किन बातों का ध्यान रखना है, आरक्षण में क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कुछ बदलाव है, सब पर चर्चा करेंगे बिंदुवार। आपको बता दिया जाए कि 6 जुलाई 2023 से बीपीएससी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का पीटी के लिए कंप्लीट पेड क्रैश कोर्स शुरू हो रहा है। गिवन नंबर्स पर जो आपकी स्क्रीन पर है इन पर बात कर सकते हैं आप व्हाट्सएप के माध्यम से और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले जो बात चर्चा में है, सोशल मीडिया में 235 पोस्ट हैं, लेकिन आपको पता होगा अगर आप बिहार में फॉर्म भरते रहते हैं तो इसमें पोस्ट बढ़ जाती हैं। 68 में बहुत कम पोस्ट आई थी और लगातार आपने देखा कितनी पोस्ट पर फाइनल कट ऑफ आया था प्रीलिम्स का। तो इस तरीके से पोस्ट निश्चित तौर पर बढ़ती है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है प्रारंभिक परीक्षा के पूर्व अधियाची विभागों से प्राप्त होने वाली अधियाचना को इसमें शामिल किया जा सकता है, यानी कि जितने अधियाचन और आएंगे प्रारंभिक परीक्षा से पहले उनको यहाँ पे शामिल किया जाता रहेगा और बीपीएससी ऐसा करता भी रहा है। मेजर चेंजेस जो हुए हैं सबसे पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। प्रथम पृष्ठ पर पढ़ने पर ही आप समझ जाएंगे कुछ ना कुछ यहाँ पर चेंज हुआ है। एकीकृत शब्द इस पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो जैसा कि बीपीएससी ने कहा था कि मेजर चेंज हम लोग कुछ नहीं करेंगे, जो अलग अलग परीक्षाएं होती थी अलग अलग पदों की उनको एक ही पीटी में कराएंगे, जैसे कि यहाँ पे किया गया है। पहली बार ऐसा हुआ है कि 69वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा के साथ ही यहाँ पर प्रारंभिक परीक्षा हो जाएगी बाल विकास परियोजना अधिकारी की, यानी कि चाइल्ड वेलफेयर प्रोजेक्ट ऑफिसर की, वित्तीय प्रशासनिक अधिकारियों और समकक्ष पदों की भी, पुलिस उपाधीक्षक तकनीकी, ध्यान रखिएगा, पुलिस उपाधीक्षक तकनीकी भी परीक्षा जो है ये कंबाइंड पीटी में हो जाएगी। मतलब एक ही एग्जाम होगा, उसमें से ये वाले लोग भी मतलब भर सकते हैं फॉर्म। इनका मेन सबका अलग होगा। पोस्ट नंबर 2, 3, 4 का ये सब मैं बता रहा हूँ, अभी पेशेंस के साथ सुनते रहिए, सब समझ में आएगा आपको। पहले क्या होता था कि बीपीएससी परीक्षा होती थी और इन सभी की अलग अलग प्रारंभिक परीक्षा और फिर मुख्य परीक्षा होती थी। अब क्या होगा, बीपीएससी की 69वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा के साथ ही इन सभी की प्रारंभिक परीक्षा भी हो जाएगी, ठीक है। इनका मेन हालांकि अलग अलग होगा, इनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी अलग अलग हैं। बाल विकास अधिकारी का अलग यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी का अलग है और पुलिस उपाधीक्षक तकनीकी का अलग यहाँ पर आपके क्राइटेरिया लिखे हुए हैं। अच्छा, इसमें एक बात और लिखिए कि जैसे आप इसमें से मल्टीपल पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, आप संयुक्त कंबाइंड वाले पदों के लिए भी एलिजिबल हैं और चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर वाले के लिए भी आपने सोशोलॉजी वगैरह से किया हुआ है, तो आप क्या करेंगे, फॉर्म भरते समय विशेष शैक्षिक योग्यता और विशेष वैकल्पिक विषय वाले पद के लिए वहीं पर टिक करेंगे प्रारंभिक परीक्षा का फॉर्म भरते समय, अन्यथा उक्त पद के लिए आपकी दावेदारी नहीं मान्य होगी, ये ध्यान रखना है आपको। तो सबसे बड़ा चेंज तो ये है कि जो ये अलग अलग एग्जाम्स होते थे अब इनका पीटी एक ही में होगा, ठीक है। इसी 69th के साथ इनका भी पीटी मान लिया जाएगा। अब इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कोई ज़्यादा बदलाव नहीं है। 69वीं वाली में देखें तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा समतुल्य परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी में देखें तो उसमें जैसे पहले होता था गृह विज्ञान, मनोविज्ञान, समाज शास्त्र, श्रम एवं समाज कल्याण आदि से जो है आपको एक ऑप्शनल का पेपर देना होगा मेंस में, ठीक है। मतलब इसमें ग्रेजुएशन अनिवार्य नहीं है। इसमें यह है कि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री हो, लेकिन वैकल्पिक विषय के रूप में आपको मुख्य परीक्षा में देना होगा। इनमें से एक का चुनाव करना होगा, या तो गृह विज्ञान का मेंस देंगे आप 300 नंबर का, या तो मनोविज्ञान का, या तो समाजशास्त्र का, या तो श्रम एवं समाज कल्याण का। इसमें ऐसे नहीं पूछा जाएगा। जबकि जो ऊपर वाली परीक्षा में के लिए जो मतलब पीटी पास करने के बाद मेंस देंगे उनके में निबंध पूछा जाएगा। ये सब अभी मैं आपको एक एक करके बता रहा हूँ। पुलिस उपाधीक्षक का यहाँ पर आप पढ़ लीजिए, यहाँ पे क्या क्राइटेरिया है, जो एलिजिबल हैं वो आप जरूर टिक करिएगा अपने पीटी के फॉर्म में ही। जैसे वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारियों समकक्ष के लिए क्या है, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या उससे संबद्ध संस्थान से वाणिज्य, अर्थशास्त्र, गणित या सांख्यिकी में से किसी एक विषय में स्नातक डिग्री होने अनिवार्य है। तो जैसे विशेष इसमें क्वालिफिकेशन किस में चाहिए, सारणी 3 में, क्रम संख्या 3 में वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारियों समकक्ष के लिए यहाँ पर स्पेशल आपको ग्रेजुएट होना चाहिए, या तो वाणिज्य से यानी कॉमर्स से, या तो जो है अर्थशास्त्र से, इकोनॉमिक्स से, या गणित से, या स्टैट से, किसी एक में से तो आपको स्नातक यानी ग्रेजुएट होना जरूरी है। जबकि इसमें क्या है कि स्नातक डिग्री यहाँ पर किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री मांगी गई है, कोई अलग से नहीं लिखा है कि इनमें से होना चाहिए। हालांकि इन 4 में से किसी एक का आपको ऑप्शनल पेपर देना होगा 300 नंबर का, और वो मेरिट में जुड़ेगा, वो ऑप्शनल नहीं है, मतलब वो वैकल्पिक नहीं होगा, मेरिट बनेगी उससे। बाकी आरक्षण वगैरह के नियम वही हैं कि बिहार के मूल निवासी को मिलेगा, बाहर के व्यक्ति को नहीं मिलेगा, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है। फिर इसके बाद दिया हुआ है कि प्रमाण पत्र वगैरह के बारे में यहाँ पर स्पष्टीकरण किया गया कि आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं का जाति क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए, ना कि उनके पति के नाम से। ये बड़ा कन्फ्यूजन रहता है, तो यहाँ पर आयोग ने पहले ही क्लियर कर दिया है। आरक्षण कोटि ये है, तो ये आपको फॉर्म भरते समय उसमें फिलअप करना है। आप किस में आते हैं, 5 तरीके के यहाँ पे होते हैं बिहार में।
बाकी कुछ दिव्यांगों के लिए भी यहाँ पे बताया हुआ है, इसको भी आप लोग जरूर रीड करिए एक बार। नोटिफिकेशन आपको खुद जरूर रीड करना चाहिए। मेजर चीज़ें मैं आपको हाईलाइट कर दे रहा हूँ। अस्थायी दिव्यांगता प्रमाण पत्र में निर्धारित अवधि के बाद नवीनीकरण या रिन्यूअल नहीं होता है तो प्रमाण पत्र विधि मान्य नहीं होगा। तो जिनको भी दिव्यांगता का आरक्षण लेना है वो अपना जो है रिन्यूअल करा लीजिएगा। बाकी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वाले के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है जो क्राइटेरिया, ये आप अच्छे से पढ़ लीजिए। यहाँ पर इसमें ये कहा गया है, ये वाला पैराग्राफ जरूरी है कि जो भी आप जैसा भी यहाँ पे प्रमाण पत्र मेंशन करेंगे उसकी संख्या उस प्रमाण पत्र से मैच होनी चाहिए जब आप साक्षात्कार के समय यानी इंटरव्यू के समय प्रस्तुत किएंगे। यानी ऑनलाइन अपलोड किए गए प्रमाण पत्र को ही मूल में प्रस्तुत करना होगा। भिन्न संख्या में निर्गत किया गया मान्य नहीं होगा। यहाँ पे इन्होंने पहले ही स्पष्ट कर दिया है। उम्र सीमा क्या है? 1/8/2023 से यहाँ पे मान रहे हैं। न्यूनतम उम्र सेवा बार या 20, 21, 22 वर्ष यहाँ पे लिखा हुआ है। 20, 21, 22। अधिकतम पुरुषों की कितनी है? अनारक्षित पुरुष की, अनारक्षित महिला की 37 वर्ष और पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए पुरुष महिला में 40 वर्ष, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए पुरुष महिला में 42 वर्ष है। तो इस तरीके से बाकी आप लोग देख सकते हैं। और आपका मैट्रिकुलेशन में लिखी हुई जो है जन्मतिथि ही मानी जाएगी, उसके अलावा और कोई प्रमाण पत्र वो नहीं मानेंगे एज कैलकुलेशन के समय। बाकी बिहार सरकार में जो नियोजित हैं यानी यहाँ पर काम करते हैं तो उनके लिए अटेम्प्ट का कुछ यहाँ पर क्राइटेरिया होता है, यहाँ पे आप समझ लीजिए एक बार। बाकी नॉर्मल जो ग्रेजुएट्स हैं वो अपनी एज लिमिट के अंदर चाहे जितनी बार अटेम्प्ट दे सकते हैं, अटेम्प्ट काउंट नहीं होते हैं बीपीएससी में, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। शारीरिक क्षमता में बताया गया है कि वैसे कोई इनका मेन क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन बिहार पुलिस सेवा जिला समादेष्टा पद के लिए अग्निशमन पदाधिकारी के लिए पुरुष उम्मीदवारों को 5 फीट 5 इंच का होना चाहिए। न्यूनतम छाती की नाप बिना फुलाए 32 होनी चाहिए। परंतु अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के प्रसंग में उपर्युक्त शारीरिक माप में छूट मिलेगी। जैसे 5-3 यहाँ पे हो जाएगी उनके लिए और बिना फुलाई 31 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये थोड़ा सा फिजिकल वाला इन्होंने दे दिया है। शुल्क के लिए यहाँ पर लिखा गया है कि जो लोग आधार नंबर मेंशन नहीं करेंगे उनके लिए शुल्क कुल मिलाकर 800 है, मोटे तौर पर ये कह रहे हैं। और इसमें कह रहे हैं कि जिनका आधार मतलब जिनका कह सकते हैं आधार नंबर वहाँ पे मेंशन होगा तो उनको बायोमेट्रिक फीस का भुगतान नहीं करना होगा, उनके लिए शुल्क 600 होगा। यहाँ पे मोटे तौर पर कह रहे हैं कि अगर आप आधार नंबर आपके पास नहीं है और आप फॉर्म भर रहे हैं, ऑब्वियसली सभी के पास आधार है, तो उसके लिए 200 रुपये अलग से देने पड़ेंगे अगर आधार नहीं है तो। वैसे 600 रुपये फीस है। इसमें कह रहे हैं कि आरक्षित कोटि के अभ्यर्थी बिहार राज्य के स्थायी निवासी सभी महिला अभ्यर्थी जिनके द्वारा रियायती परीक्षा शुल्क जमा किया जाता है और भविष्य में आरक्षण आपका मतलब डॉक्यूमेंट सही नहीं निकलता तो आप उसमें डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। इसमें कह रहे हैं कि अगर ऐसे अभ्यर्थी जिनके लिए कंसेशन है वो चाहें तो फीस जमा कर सकते हैं, ये यहाँ पे कह रहे हैं, आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से। वैसे भी अगर मतलब परीक्षा दे रहे हैं तो ये फीस देना कोई मतलब वैसा नहीं है। अगर आपके पास है और कंसेशन यहाँ पर लेना चाहते हैं तो यहाँ पर प्रमाण पत्र वगैरह आपके सब सही निकलने चाहिए, बाद में यहाँ पे कहा गया है। इसके बाद बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ परीक्षा संरचना, जैसा कि अतुल प्रसाद जी ने मेंशन किया था कि 69 में कोई बदलाव वो नहीं करेंगे, तो अपनी बात पे अटल है। एकीकृत संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा जो है सामान्य अध्ययन की विषय की होगी जैसे अभी तक होती है और इसमें 2 घंटे की परीक्षा होगी। कुल अंक यहाँ पर 150 होंगे। प्रश्नवार बहुविकल्पीय उत्तरों में से प्रश्नवार किसी एक उत्तर का चयन करना अपेक्षित होगा। इसमें उन्होंने कुछ नहीं लिखा है कि 4 ऑप्शन होंगे कि 5 होंगे। और पहले का ट्वीट अगर आपको याद हो उनका, जब वो ट्विटर पे हुआ करते थे तो उन्होंने कहा था कि 69 में कोई बदलाव नहीं करेंगे एज फार एज परीक्षा पैटर्न में। नेगेटिव मार्किंग मेंटेन रहेगी, नेगेटिव मार्किंग नहीं हट रही है। तो जैसा 68 का हुआ था वैसा ही पेपर यहाँ पे बनेगा। 100 की सीधी बात आप ये समझिए और लेवल भी वैसे ही एक्सपेक्ट करिए। ज़्यादा कुछ सिलेबस के बारे में मेंशन नहीं किया है, ये इतना छोटा सिलेबस उन्होंने लिखा है, इतना छोटे से आता नहीं है। ठीक है, तो कुल मिलाकर बात यह है कि 68 था आपने दिया तो उसी पैटर्न पर होगा, कुछ भी बदल नहीं रहा है। ना 4 ऑप्शन आ रहे हैं उसमें, ना कुछ अलग से हो रहा है, ना CSAT आ रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। जैसा 68 में आया था वैसा ही आएगा पेपर। मुख्य परीक्षा लिखित ये जरूरी है, इसको देख लीजिए एक बार। इसमें भी कोई बदलाव नहीं, जैसे 68 में था। सामान्य हिंदी जो है इसमें जो है मतलब वैकल्पिक है, इसके मेरिट में नहीं जुड़ते हैं। इसमें 30% लाभांक प्राप्त करना अनिवार्य होता है। जो मेरिट में जुड़ने वाले विषय कौन से? सामान्य अध्ययन यानी प्रथम पत्र 02 कोड वाला 300 अंकों वाला, सामान्य अध्ययन द्वितीय पत्र 300 अंकों वाला, निबंध का पेपर 300 अंकों का, 900 ये हो गए। 120 नंबर का साक्षात्कार होता है और इसमें बनेगी मेरिट आपकी 1020 नंबर्स में से, ये यहाँ पे कहा गया है। ठीक, अच्छा, मेंस परीक्षा अगर यहाँ पे बाल विकास परियोजना अधिकारी की है तो इसमें क्या होगा? इसमें एसी की जगह ये जो गृह विज्ञान, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र या फिर श्रम एवं समाज कल्याण विषय पर आप जो यहाँ पे देंगे एक ऑप्शनल पेपर, उसमें 900 हुए। ठीक है, उसमें 900 हुए प्लस उसमें 120 नंबर आप इंटरव्यू के जोड़ें तो इसमें भी 1020 नंबर में से मेरिट बनेगी जो लोग इसके लिए एलिजिबल हैं उसके लिए। ऐसे ही वित्तीय प्रशासनिक पदाधिकारी में ऐसे पेपर ना होकर के इनमें से कोई एक आपका ऑप्शनल होगा और जिसके नंबर मेरिट में जुड़ेंगे। जबकि इसमें क्या हो रहा है,
जो हमने बताया आपको जो इसके लिए एलिजिबल है नॉर्मल पोस्ट के लिए 69वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए, उनका एक ऑप्शनल तो होगा, इनमें से आपको चूज भी करना पड़ेगा, लेकिन इसमें 100 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, लिखित नहीं होगा ये पेपर, ठीक है। और इनमें न्यूनतम प्राप्तांक अनिवार्य होगा और मेधा में इसकी गणना नहीं की जाएगी। साफ साफ लिखा हुआ है कि ऑप्शनल पेपर यहाँ पे वैकल्पिक कर दिया है, मेधा यानी मेरिट बनाने में इसकी गणना नहीं की जाएगी। आप 100 में से चाहे 90 प्राप्त करें चाहे 95, मेरिट में इसका ऑप्शनल का कोई रोल नहीं है। ऑप्शनल को ऑप्शनल कर दिया, ये आप समझिए कुल मिला करके। बाकी जो मैंने बताया वो यहाँ पे लिख भी दिया है इन्होंने, मेधा सूची कैसे बनेगी। 69वीं संयुक्त मुख्य परीक्षा के पदों के लिए 900 अंकों का सामान्य अध्ययन और ऐसे वाला पेपर हो गया, तो 900 वो हो गए, 1020 वो हो गए, मतलब 120 वो हो गया साक्षात्कार का, तो 1020 अंकों के आधार पर ये आपका मेरिट बनेगी। बाल विकास परियोजना अधिकारी में क्या होगा कि वैकल्पिक की जगह, मतलब वो ऐसे पेपर की जगह क्या यहाँ पे इनके जो 4 में से कुछ विषय, 4 में से एक जो आपको चुनाव करना है चाइल्ड वेलफेयर प्रोजेक्ट ऑफिसर में, उसका एक ऑप्शनल पेपर आप लिखित वाला देंगे 300 अंकों का, तो इसमें भी 1020 से मेरिट बनेगी। 1020 इसमें, 1020 इसमें भी, इसमें भी 1020 होगा क्योंकि इसमें भी ऑप्शनल है 4 अलग से, तो उनमें से कोई एक जो लेगा वो अपना जो है मेंस देगा लिखित वाला, और मेरिट में उनके नंबर जुड़ेंगे। कुल मिलाकर बात ये है कि अगर आप नॉर्मल ग्रेजुएशन वाले पदों के लिए जा रहे हैं तो फिर आपका मेंस जो है, मेंस में जो ऑप्शनल होगा वो एक तरीके से वैकल्पिक है, वो मेरिट में नहीं जुड़ेगा। आपके में क्या है, ऐसे है, इसके नंबर मेरिट में जुड़ेंगे। बाकी ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि है यहाँ पर 15/7/2023, काफ़ी पहले बता दिया इन्होंने, और आवेदन भरने की अंतिम तिथि है 5/8/2023, इसी के बीच आपको भरना है। इस बार आपको ये प्रमाण पत्र वगैरह भी अपलोड करने होंगे PDF फॉर्मेट में, इसके बारे में दिया हुआ है। बाकी तो आप वेबसाइट पे जाएंगे खुद ही समझ जाएंगे। पेमेंट वगैरह का आपको ये सब डिटेल रखना होगा, इसमें लिखा हुआ है। अपना एप्लीकेशन डाउनलोड करके रख लीजिए। यहाँ पर बेसिक बातें, जिसको स्क्राइब चाहिए श्रुति लेखक, वो उपलब्ध कराया जाएगा, ठीक है। तो ये सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार के पत्रांक इसमें देख लीजिएगा। जो लोग भी दिव्यांग हैं, इस जो है नोटिफिकेशन को पढ़ लीजिएगा, उसमें स्क्राइब कैसे अवेलेबल होगा आपको, उसकी शर्तें दी हुई हैं। एक चीज़ नोट करने वाली है, पुलिस उपाधीक्षक तकनीकी के लिए यहाँ पर कितने अंकों से मेरिट बनेगी, 1320 अंकों से, क्योंकि 300 नंबर का ऑप्शनल पे ही है इसमें और निबंध भी है, दोनों चीज़ें हैं। तो पुलिस उपाधीक्षक तकनीकी में ऑप्शनल के में भी मेरिट में, मतलब ऑप्शनल के मार्क्स मेरिट में जुड़ेंगे और निबंध के भी। पुलिस उपाधीक्षक तकनीकी के लिए कौन कौन से ऑप्शनल है यहाँ पे दिया हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इन स्पेशलिटी इन इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन। तो ये ऑप्शनल कोई एक आप चुनेंगे, 300 अंकों का लिखित पेपर इसमें होगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विस का मेन कंसर्न 7 नंबर पे है इस समय के लिए। आप चाहें तो हमारा पेड बैच ज्वाइन करके पूरा आप तैयारी कर सकते हैं, जो सामान्य अध्ययन का प्रथम प्रश्न पत्र होगा, जिससे आपको मेंस लिखने का अवसर मिलेगा। तो आप जो है जितनी रिक्तियाँ हैं उसके 10 गुना में आ पाएंगे। मेंस कितने लोग लिखेंगे यहाँ पे क्लियर किया गया है, जितनी भी रिक्तियाँ होंगी 235 है तो इंटू 10 करिए, वहाँ पे वैसे बढ़ेंगी पोस्ट, तो उतने लोग मेंस के लिए एलिजिबल होंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे बात है। तो स्टडी फॉर सिविल सर्विस के साथ जुड़ करके आप 69 BPSC की पूरी तैयारी कर सकते हैं, और कॉल करके व्हाट्सअप करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं 6 जुलाई से शुरू होने वाले पेड ग्रुप के बारे में। और कोई आपका डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।